किसी भी साहित्यकार को पूरी तरह जानने के लिए उसके जीवन के साथ साथ उसके साहित्य से परिचित होना भी आवश्यक है। इस वीडियो में मैं आपका परिचय छायावाद के महान हस्ताक्षर महाकवि सुमित्रानंदन पंत के संपूर्ण साहित्य से कराने वाला हूं, ताकि आप पंत जी की भाषा शैली, उनकी साहित्यिक विशेषताओं और उनकी सभी रचनाओं से परिचित होकर हिंदी साहित्य की अपनी समझ को और भी विकसित कर सकें। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हिंदी साहित्य को समर्पित आपके अपने माँ हिंदी चैनल पर। मुझे विश्वास है कि आपने अब तक पंत जी के जीवन परिचय वाला वीडियो देख लिया होगा, और जिन्होंने नहीं देखा है उनके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। तो चलिए बिना समय गवाए प्रारंभ करते हैं। पंत जी के संपूर्ण साहित्य को समझने के लिए हम इस वीडियो को 5 भागों में विभाजित करेंगे। पहला है हिंदी साहित्य के इतिहास में पंत जी का स्थान, इसके बाद उनकी भाषा शैली, उनका वर्ण विषय, उनकी साहित्यिक विशेषताएं और अंत में पंत जी की रचनाएं। आइए सर्वप्रथम देखते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास में पंत जी का स्थान क्या है, अर्थात वे किस काल और किस काव्यधारा के कवि माने जाते हैं। जैसा कि जीवन परिचय वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पंत जी की पहली कविता गिरजे का घंटा मानी जाती है, जिसका प्रकाशन 1916 ईस्वी में हुआ था। यह समय हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के अंत और छायावाद के प्रारंभ का माना जाता है, और पंत जी छायावाद के 4 स्तंभों में से एक माने जाते हैं। 1936 के आसपास से पंत जी की रचनाओं में छायावादी स्वर गौण होने लगा और प्रगतिवादी स्वर उभरने लगा। वैसे तो पंत जी प्रयोगवाद, नई कविता और अकविता के दौर तक लिखना जारी रखते हैं, पर उनके साहित्य में छायावादी शैली का प्रभाव सर्वाधिक होने के कारण उन्हें छायावादी कवि के रूप में देखा जाता है। अब चलते हैं पंत जी की भाषा और उनकी शैली पर। पंत जी की भाषा तत्सम प्रधान शुद्ध खड़ी बोली हिंदी है। कहीं कहीं आवश्यकता अनुसार अंग्रेजी, अरबी, फारसी या अन्य भाषाओं के शब्द भी आ जाते हैं, पर उनकी मात्रा बहुत कम है। वैसे तो पंत जी बहुत सरल और सुमधुर भाषा का प्रयोग करते हैं, पर छायावाद की प्रतीकात्मकता और तत्सम शब्दों के बाहुल्य के कारण अनेक नए विद्यार्थियों को उनकी कविताएं समझने में थोड़ी असुविधा होती है। अब अगर पंत जी की रचना शैली की बात करूं तो हम पाते हैं कि पंत जी मुख्यतः मुक्तक शैली में कविताएं लिखते हैं, पर इसके साथ ही ग्रंथि तथा लोकायतन जैसी रचनाओं में प्रबंध शैली की भी झलक नजर आती है। इसके अतिरिक्त पंत जी के साहित्य में गीत शैली का भी प्राधान्य है। चलिए अब इस वीडियो के तीसरे भाग पर चलते हैं, जो कि है सुमित्रानंदन पंत का वर्ण विषय, अर्थात पंत जी ने अपनी रचनाओं के लिए किन किन विषयों को चुना। पंत जी की रचना का प्रधान विषय तो प्रकृति रही है। देवी, माँ, सहचरी और प्राण हर रूप में उन्होंने प्रकृति को देखा और प्रकृति के सौंदर्य का भरपूर चित्रण किया। प्रकृति के सौंदर्य को छोड़कर किसी प्रेयसी के सौंदर्य को निहारना उन्हें पसंद नहीं। वे स्वयं लिखते हैं, छोड़ ध्रुवों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। पर ऐसा नहीं है कि पंत जी प्रकृति की शीतल छाया से बाहर नहीं झांकते। भारतीय ग्रामीणों की निर्धनता और उनका शोषण उन्हें व्याकुल करता रहता है, और उनकी यह व्याकुलता ग्राम्या जैसी रचनाओं में दृष्टिगोचर होती है। महात्मा गांधी और महर्षि अरविंद का जीवन दर्शन भी पंत जी के काव्य का विषय रहा, और इन सब के अतिरिक्त उनकी रचनाओं में नव मानवतावाद का भी गहरा प्रभाव नजर आता है। इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण भाग अर्थात पंत जी की रचनाओं की चर्चा के पूर्व उनकी साहित्यिक विशेषताओं पर एक नजर डाल लेना आवश्यक है। पंत जी की कविताओं में छायावाद की सभी विशेषताएं विद्यमान है। इसके अतिरिक्त प्रगतिवादी विशेषताएं भी पंत जी के साहित्य में हमें दृष्टिगोचर होती हैं। कुछ प्रमुख प्रवृत्तियों या विशेषताओं की चर्चा करें तो पहली और सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो हमें पंत जी के साहित्य में नजर आती है वह है प्रकृति प्रेम। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि पंत जी ने प्रकृति को कभी देवी, कभी माँ और कभी प्रेयसी के रूप में भी देखा। प्रकृति के हर रूप का सुंदर चित्रण करने के कारण हम उन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहकर संबोधित करते हैं। पंत जी के साहित्य की अगली विशेषता है सौंदर्य चेतना। पंत जी स्वयं कहते हैं कि हिमालय के आंचल में पैदा होने के कारण सौंदर्य तो मेरे घर का मेहमान रहा है। पंत जी प्रकृति के साथ साथ मानव के रूप और मानवीय भावनाओं के सौंदर्य की भी आकर्षक अभिव्यक्ति करते हैं। इसके अतिरिक्त प्रेमानुभूति भी पंत के साहित्य की एक विशेषता रही है। ये अलग बात है कि पंत जी को कभी माता, पत्नी या प्रेयसी का पर्याप्त प्रेम नहीं मिल पाया, पर उनकी कविताओं में
उनके हृदय की प्रेम भावना सदा अभिव्यक्ति पाती रही। चाहे वो ग्रंथि हो, जिसे आलोचकों ने असफल प्रेम की ग्रंथि कहा है, या भावी पत्नी के प्रति जैसी कविताएं हों। कवि की प्रेमानुभूति व्यक्ति विशेष की सीमा से आगे बढ़कर पूरी प्रकृति, समस्त चराचर से होते हुए ईश्वर तक व्याप्त हो गई है। प्रगतिशील चेतना भी हमें पंत जी के साहित्य में पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होती है। पुरानी रूढ़ियों और पुरातन मान्यताओं के विरोध के साथ साथ सर्वहारा वर्ग अर्थात गरीब, मजदूर और किसान वर्ग की पीड़ा ने भी उनकी रचनाओं में स्थान पाया है। इसके साथ ही नारियों के प्रति सहानुभूति भी पंत की साहित्य का एक विशेष स्वर रहा है। पंत मानते हैं कि इस संसार में स्त्री सौंदर्य की प्रतिनिधि है और स्त्री का सबसे सुंदर हिस्सा उसका देह नहीं अपितु उसकी भावना है। वे कहते हैं कि मनुष्यता का विकास तभी हो सकेगा जब स्त्री स्वतंत्र होकर इस पृथ्वी पर विचर सकेगी और उसे किसी का भय नहीं रहेगा। इन सबके अतिरिक्त हमें पंत जी के साहित्य में स्वातंत्र चेतना, देश प्रेम, दार्शनिक चिंतन और नव मानवतावाद जैसी प्रवृत्तियां भी स्पष्ट दिखाई देती हैं। आइए अब चलते हैं सुमित्रानंदन पंत की रचनाओं पर। वीडियो का यह अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में यहीं से अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे तो पंत जी मूलतः कवि हैं और उनके साहित्य में काव्य कृतियों का परिमाण ही अधिक है, पर कविताओं के अतिरिक्त उन्होंने निबंध, नाटक, आलोचना और उपन्यास विधा में भी अपनी कलम चलाई। बात पंत जी की पहली रचना से शुरू करते हैं, जिसका नाम है हार। यह एक उपन्यास था जिसकी रचना पंत जी ने 6ठी कक्षा में ही कर दी थी। इसके बाद पंत जी कविता लेखन की ओर उन्मुख हुए और आजीवन लिखते रहे। पंत जी के संपूर्ण साहित्य पर मुख्यतः 4 प्रकार के भावबोधों या विचारधाराओं का प्रभाव रहा। सबसे पहला है छायावाद, इसके बाद प्रगतिवाद, तीसरा है अरविंद दर्शन और चौथा है नव मानवतावाद। उनकी छायावादी कृतियों में पहला नाम उच्छ्वास का आता है। इसके अतिरिक्त ग्रंथि, पल्लव, वीणा और गुंजन उनकी प्रमुख छायावादी रचनाएं हैं। पंत जी की प्रारंभिक कविताओं का संकलन वीणा में हुआ है। इसे पंत जी ने तुतली बोली में एक बालिका का उपहार कहा है। जीवन परिचय वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि पंत जी प्रारंभ में स्त्रीलिंग में कविताएं लिखा करते थे और वीणा की सभी कविताएं वैसी ही कविताएं हैं जिसमें उन्होंने स्वयं को एक बालिका के रूप में चित्रित किया है। इसके बाद ग्रंथि में एक युवक के असफल प्रेम की कथा है, जिसमें समाज के द्वारा युवक के हृदय में स्वतः उपजा प्रेम कुचलकर उसकी प्रेमिका का ग्रंथि बंधन अर्थात विवाह दूसरे पुरुष से कर दिया जाता है। पल्लव को आचार्य शुक्ल पंत जी की पहली प्रौढ़ रचना मानते हैं। इस काव्य संग्रह को प्रकृति की चित्रशाला तथा इसकी भूमिका को छायावाद का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। गुंजन पंत जी की अंतिम छायावादी रचना है। इसके बाद प्रगतिवादी विचारधारा से युक्त रचनाएं आती हैं, जिनमें युगांत, युगवाणी और ग्राम्या शामिल हैं। युगांत में जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि छायावाद युग के अंत की घोषणा की गई है और प्रगतिवाद के आरंभ का संकेत दिया गया है। युगवाणी में उनकी प्रगतिशील विचारधारा से जुड़ी कविताएं संकलित है, जिसमें गांधीवाद और मार्क्सवाद का प्रभाव हमें नजर आता है। और ग्राम्या में मुख्यतः गांव से जुड़ी हुई कविताएं हैं। ग्रामश्री और भारत माता ग्राम वासनी जैसी कविताएं इसी संकलन में संकलित हैं। पंत जी के जीवन दर्शन पर गांधी और मार्क्स के बाद महर्षि अरविंद का प्रभाव पड़ा, जो हमें उनकी रचनाओं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, युगांतर और युगपथ में नजर आता है। वैसे तो महर्षि अरविंद का दर्शन बहुत व्यापक है, जो कि भारतीय आध्यात्म और पश्चिम के भौतिकवाद के समन्वय का दर्शन माना जाता है। पर यदि संक्षिप्त में कहूं तो उनका मानना था कि आध्यात्मिक विकास के माध्यम से ही पृथ्वी पर दिव्य जीवन संभव हो सकेगा और मानव अति मानव बन सकेगा। उन्होंने एक विशेष प्रकार के आध्यात्मिक अभ्यास का भी विकास किया था, जिसे उन्होंने एकात्म योग की संज्ञा दी थी। अरविंद दर्शन के अतिरिक्त पंत जी पर नव मानवतावादी दृष्टिकोण का प्रभाव था। इस दर्शन के जनक मानवेंद्रनाथ राय माने जाते हैं, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता, तर्कसंगतता और मानवीय मूल्यों पर जोर दिया जाता है। यह दर्शन धर्म, जाति और राष्ट्रीयता की सीमाओं से परे जाकर सभी मनुष्यों की समानता और भाईचारे में विश्वास करता है। पंत जी की नव मानवतावादी रचनाएं हैं उत्तरा, रजत शिखर, शिल्पी, अतिमा, सवर्ण, वाणी,
कला और बूढ़ा चांद, पुरुषोत्तम राम, लोकायतन, सत्यकाम और चिदंबरा। उनके काव्य संग्रह कला और बूढ़ा चांद पर 1960 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। लोकायतन काव्य महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित है, जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड नेहरू सम्मान से सम्मानित किया गया। चिदंबरा पंत जी की अंतिम रचना या उनका अंतिम काव्य संग्रह है, जिसमें उनकी सभी श्रेष्ठ कविताएं संकलित हैं। इस कृति पर 1968 में पंत जी को हिंदी का पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त होता है। इन सब के अतिरिक्त पंत जी ने ज्योत्सना नामक एक नाटक भी लिखा, जो कविता प्रधान होने के कारण गीति नाट्य की श्रेणी में आता है। पंत जी ने कुछ निबंध भी लिखे, जिनमें उनकी वैचारिक गहराई झलकती है। पंत जी का एक आत्मकथात्मक निबंध संग्रह है 60 वर्ष एक रेखांकन, जिसमें 4 निबंध संकलित हैं। प्रकृति का आंचल, विकास सूत्र और अंतः संघर्ष, प्रभाव और बाह्य संघर्ष तथा नव मानवता का स्वप्न। इनके अतिरिक्त मेरे जीवन के प्रेरक ग्रंथ तथा मेरी साहित्यिक मान्यताएं भी उनके चर्चित निबंध हैं। पंत जी की आलोचनात्मक कृतियों की बात करें तो इनमें गद्य पद्य, शिल्प और दर्शन तथा छायावाद पुनर्मूल्यांकन शामिल हैं। 1938 में पंत जी ने नरेंद्र शर्मा के सहयोग से रूपाभ नामक एक मासिक पत्रिका निकालकर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी अपना योगदान दिया और अपने मित्र हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर खादी के फूल नामक काव्य संग्रह की भी रचना की। इन सब के अतिरिक्त पंत जी ने उमर खय्याम की रुबाइयों का भी मधुज्वाल नाम से हिंदी में अनुवाद किया। मेरा मानना है कि पंत जी के लगभग 50 साल की साहित्यिक यात्रा को एक वीडियो में समेटना पंत जी के साथ अन्याय ही होगा, पर मैंने बस प्रयास किया है कि पंत जी के रचना संसार से आपका प्रारंभिक परिचय हो सके। यदि आप हिंदी कविताओं में रुचि रखते हैं तो मैंने पंत जी की द्रुत झरो जगत के जीर्ण पत्र कविता की बहुत सरल व्याख्या की है, जिसे आप दाईं वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। और जयशंकर प्रसाद, निराला, प्रेमचंद आदि साहित्यकारों की जीवनी देखनी हो तो बाईं वाली प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई शिकायत या कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझ तक जरूर पहुंचाएं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में।